नाही हे एक्स्ट्राकडे जाते आणि मग त्याला जातात गुगल मीटर जोडतच आहे, दोनच मुलं असतात. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, वेलकम टू क्लास 9th and we are continue with our previous topic, the matter in our surrounding. Yesterday we have discussed about the matter and some slides that I have shown you. Now we know the matters, they are occurs in the three state. तो बच्चों आपको मालूम है मैटर बोले तो सब्सटेंस मटेरियल जो कुछ भी आपके आसपास में है वो किसी ना किसी मटेरियल के बना होता है, और इस मटेरियल को हम साइंस की लैंग्वेज में मैटर बोलते हैं. और मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये स्टेट अलग अलग क्यों होते हैं, तो इसका चित्र आपको निकाल कर दिखाया था. तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है और गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो तो बताया था. जैसे सॉलिड अपना शेप भी नहीं बदलता है, वॉल्यूम भी नहीं बदलता है. लिक्विड जो है अपना वॉल्यूम नहीं बदलता लेकिन शेप बदलता है, जिस कंटेनर में रखते हैं वो कंटेनर का शेप ले लेता है. तो ये आपको चित्र दिया हुआ है, चित्र में दिख रहा है अलग अलग कंटेनर है, अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग शेप, सेम वॉल्यूम का वाटर ने अज्यूम कर लिया उसका शेप. तो ये तीन स्टेट जो है हम चेंज कर सकते हैं, है ना. कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम दो चीज़ें चेंज करके, एक तो टेम्परेचर और प्रेशर. तो सबसे पहले ये चित्र कंपेरेटिव देख लो, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के अंदर के देखो पार्टिकल कैसे एकदम पास पास में दिख रहा है, और गैस इसके पार्टिकल देखो बहुत दूर दूर है, और इसके इंटरमीडिएट लिक्विड के देखो ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है और पास पास भी नहीं है. तो ये तीनों को कंपेरेटिव आपको मैं डायग्राम दिखाया हूँ, और उसके अंदर पार्टिकल दिख रहे हैं. अभी ये भी देख रहे होंगे कि जो गैस के पार्टिकल वो मूव कर रहे हैं, तो वो गैस के अंदर के पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं. इसलिए हम दूर बैठे भी अगर हमारे किचन में कुछ बनता है तो हम स्मेल कर लेते हैं, या किसी ने जो सेंट लगाया है या किसी ने अगरबत्ती जलाई है तो दूर तक के स्मेल आता है, क्योंकि वो जो गैसेस फॉर्म में होता है और गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेकिन उतने तेज़ी से नहीं. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते हैं कैसे पता चलेगा, तो पानी को हम ज़मीन के ऊपर ग्लास से छोड़ो तो पानी धीरे धीरे बहने लगता है, इसका मतलब उसके जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे मूव करते हैं. लेकिन सॉलिड के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक दूसरे को पकड़े रखते हैं. तो हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं. तो देखो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको हीट करना पड़ेगा. जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैसेस बन जाएगा. उसका उल्टा देखिए वहाँ पे चित्र में दिख रहा है, गैसेस इसको ठंडा कर देंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को और ठंडा कर देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा. तो इस तरह से हम ये चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है सॉलिड जो बर्फ़ लिया है बीकर के अंदर, उसके अंदर थर्मामीटर लगा के रखा है और नीचे से उसको हीट दे रहे हैं. बर्फ़ देखो धीरे धीरे पिघलता है, लेकिन पिघलने से, जब पिघलते समय बर्फ़ का टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं, सिर्फ पिघलने की प्रक्रिया चलती रहती है. तो इन दिस प्रोसेस द हीट इज एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. फिर एक बार लिक्विड बनने के बाद में लिक्विड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ता है. 100 डिग्री के ऊपर लिक्विड वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और उसके ऊपर उसका गैस बनते जा रहा है. तो वो 100 डिग्री के ऊपर नहीं होता. लेकिन जो स्टीम होती है, स्टीम का टेम्परेचर 100 के ऊपर होता है. तो बर्फ़ का टेम्परेचर ज़रूर नहीं कि 0 होता है, 0 के नीचे भी उसका टेम्परेचर हो सकता है. लेकिन 0 के नीचे टेम्परेचर हम नापते हैं तो वो माइनस वैल्यू हम इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकता है. इसलिए एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर नापने के लिए
दूसरा है, हम सेल्सियस तो हम कॉमन यूज़ करते हैं, लेकिन जो लेबॉर्ट्री में है, लेबॉर्ट्री के अंदर माइनस टेम्परेचर भी होता है। जैसे हमने देखा है मून के ऊपर रात का टेम्परेचर -190 होता है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ों का टेम्परेचर माइनस में होता है। तो वो माइनस लिखने में हमको दिक्कत होता है, इसलिए नया यूनिट है केल्विन। और केल्विन को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस Na 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस Na 273 केल्विन। तो 0 से नीचे आएगा, समझो 0 से नीचे 1 डिग्री अगर कम हो जाता है तो हम कहेंगे 272। तो इसको हम -1 लिखते हैं, तो -1 लिखने के बजाय 273 से एक कम कर देना है 272, और 1 डिग्री मतलब कम कर दिए तो -2 होगा। तो -2 लिखने के बजाय 271, इस तरह से हम 273 से आगे पीछे करके हम केल्विन को सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे में एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो हमारा बेसिक 273 ये 0 होता है, और प्लस 100 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर ऐड कर दिया तो 273 का 100 मिलाकर बन गया है 373 केल्विन। तो हम ये सेल्सियस को केल्विन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा एक चीज़ चेंज कर सकते हो, प्रेशर। तो वहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहा है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगाया हुआ है और गैस भरी हुई है। तो पिस्टन से देखो ऊपर दबाते तो पार्टिकल देखो दूर दूर है, वो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं। तो पास पास आ रहे तो गैस का लिक्विड बन जाएगा, और उसको कंप्रेस करेंगे और उसको दबाएंगे तो देखो पार्टिकल कितने आपस में चिपक गए हैं और इसका बन जाएगा सॉलिड। तो हम ये प्रेशर चेंज करके भी जो मैटर है, मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज the state of matter by changing temperature or pressure. If we increase the temperature, solid become liquid and liquid become gases, whereas we decrease the temperature, gas become liquid and liquid become solid. So likewise the pressure, if you increase the pressure, gas become liquid, and further if you will increase the pressure, it will become solid. So in this way we can change the state of matter. Now let us see, there is a one picture, solid to liquid, liquid to gas. So from solid to liquid, this process conversion we call fusion. So you have to remember what is fusion. fusion क्या होता है याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड बनना उसको बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बनना इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। फ्रॉम लिक्विड टू गैस कन्वर्शन वी कॉल वेपोराइजेशन। लाइकवाइज रिवर्स वी कैन सी द कंडेंसेशन, दैट इज फ्रॉम गैस टू लिक्विड. सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इट कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड. तो हम गैस को ठंडा कर देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। और लिक्विड को और ठंडा कर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, तो प्रोसेस का सिंपल नाम है सॉलिडिफिकेशन. तो सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द सॉलिड बाय कूलिंग, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. बट देर आर सर्टन मटेरियल्स, some materials are there, for example ammonium chloride, कैम्फर. कैम्फर क्या होता है, जिसको हम कपूर बोलते हैं. अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जिसको हम नवसागर बोलते हैं. तो ये जो है, या नेप्थॉल. नेप्थॉल क्या होता है, वो डामर की गोली बोलते हैं हमने. तो वो नेप्थॉल जो होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और ये कैम्फर होता है. इसको अगर ये सॉलिड होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो आपको पता है सॉलिड से लिक्विड बनता है ये, लेकिन ये सब्सटेंस सॉलिड का लिक्विड नहीं बनेगा, इसका सॉलिड का गैस बनता है. तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, लिक्विड फेज आती ही नहीं है, मतलब लिक्विड बनता ही नहीं है. तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं सब्लिमिनेशन. So sublimation is the process by which the solid directly convert into the gas without
चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड बने ही सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनता है। और इसका रिवर्स भी प्रोसेस होती है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो ये पिछले बैच को हम लेबॉर्ट्री में करके दिखाया था, आपको आने के बाद में दिखाएंगे। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया जा रहा है, ये प्रोसेस है। चाइना डिश लेते हैं, उसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड हमने लिया है, उसके ऊपर उल्टा एक फनेल रखा है ग्लास की, और ग्लास के फनेल के जो बेस है उसको कॉटन से प्लग कर दिया है, बंद कर दिया है, और नीचे से गैस लगाया। तो हीट करने से ऊपर में जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी वेपर्स जमा हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हम फिल्टर पेपर गीला रख देंगे। तो गीला रखने से वो गर्म नहीं होगा, वो गैस ठंडी हो जाएगी और अमोनियम क्लोराइड्स वहाँ पे जमा हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट जो सॉलिड है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनता है, और गैस ठंडा होते डायरेक्ट सॉलिड बनता है। तो ये है सब्लिमेशन प्रोसेस, हम ये लेबॉर्ट्री के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन दिया है, इन सब्लिमिनेशन प्रोसेस ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस एंड गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट लिक्विड स्टेट। सो दिस इज द सब्लिमिनेशन। Now vaporization and evaporation. So in both the case liquid change into the gas, but there is a difference. What is the evaporation and vaporization? So in previous process we have seen, if the water, if you keep on heating, its temperature increase up to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी को हम गर्म करते रहते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक की उसका टेम्परेचर बढ़ता है। 100 के ऊपर उसका पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो बॉयल होता है। और 100 डिग्री के ऊपर पानी जो है वो गैस बन जाता है। तो एट 100 डिग्री टेम्परेचर इफ द वाटर और लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज इनटू द गैसेस स्टेट, दिस प्रोसेस वी कॉल्ड इवेपोरेशन। This process is called the vaporization. But you might have seen ice or the water at a low temperature. आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में बर्फ़ या तालाब का पानी, उसके अंदर से भाप निकलते दिखती है। तो बर्फ़ या तालाब का पानी उबलता नहीं है, फिर भी उसके अंदर से भाप निकलती है। सो कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस फॉर्म विदाउट means without boiling at any temperature it converts। किसी भी टेम्परेचर में पानी का गैस बनना, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और वेपोराइजेशन क्या होता है? द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगा तो उसको वेपोराइजेशन, और किसी भी टेम्परेचर पे चेंज होते रहेगा तो इवेपोरेशन। सो we have to understand this difference, what is the vaporization and evaporation। जैसे हम कपड़े धोते हैं और कपड़े को सुखाते हैं, तो सूखते समय जो कपड़े को हम सुखाना है तो हमको उसको हम बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कपड़े के अंदर का पानी निकालने के लिए, सूखने के लिए हम उसको बॉईल करना नहीं पड़ता है। किसी भी टेम्परेचर पे पानी जिसकी है वो गैस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन का डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ में बताया है। और इवेपोरेशन ये चलते रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ये कैसे अफेक्ट होता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड है इवेपोरेशन? सो देयर आर फैक्टर। तो इवेपोरेशन के लिए फैक्टर कौन सा है? पहली बात तो टेम्परेचर। जैसे गर्मी के दिनों में भी इवेपोरेशन होता है और सर्दी के दिनों में भी इवेपोरेशन होता है, लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस गर्मी के दिनों में फास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो पहली बात ये है इवेपोरेशन। दूसरा है सरफेस एरिया। अगर हम ग्लास के अंदर पानी रखते हैं और उतना ही पानी अगर हम थाली के अंदर रखते हैं और धूप में रख देते हैं, तो
थाली के अंदर का पानी जो है जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी सूख जाएगा। ग्लास के अंदर का पानी सूखने में समय लगेगा। तो ये दूसरा फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ मोर, द इवेपोरेशन इज़ फास्ट। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ लेस, इवेपोरेशन इज़ लो। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, और सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन कम होता है। तो ये दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर विंड स्पीड। विंड स्पीड तो बॉयज़ लोग हॉस्टल के अंदर देखा गया, वो पंखा शुरू करते हैं और पंखे में कपड़े सुखाते हैं, मतलब विंड स्पीड बढ़ा देते हैं, तो जल्दी जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए विंड स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है। विंड स्पीड बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो विंड स्पीड के ऊपर ये इवेपोरेशन डिपेंड है। विंड स्पीड कम है तो इवेपोरेशन कम होता है। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। सो 3 factors we have seen: temperature, then surface area, and third factor evaporation. One reciprocal factor is there, मतलब उल्टा काम करने वाला फैक्टर, वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा के अंदर आर्द्रता, मतलब हवा के अंदर पानी की भाप बनी रहती है। जैसे हमारे सापुतारा के अंदर पानी के अंदर भाप ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है। हमारे सापुतारा में इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है। तो इवेपोरेशन, ये चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम, और ह्यूमिडिटी कम है मतलब ड्राई वेदर है तो इवेपोरेशन फास्ट। तो ये 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर में आप समझ गए कि हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, और इसके 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी, और चौथा विंड स्पीड। विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। सो दीज आर द 4 factors that are responsible for the evaporation. Now on this we can conclude how does evaporation cause cooling. तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसा होता है? जैसे हमारा डेजर्ट कूलर होता है, या हम गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो डेजर्ट कूलर की बात करके देखो, डेजर्ट कूलर जहाँ लगाते हैं गर्मी के दिनों में, तो उसके अंदर पानी डाला जाता है। पानी डालने से वो ऊपर आता है और ऊपर से पानी गिरते रहता है, और बाहर की गर्म हवा खींची जाती है। तो बाहर की गर्म हवा जो है उसके अंदर की गर्मी कौन ले लेता है? पानी ले लेता है, और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो पानी वो हवा की गर्मी को खींचकर खुद इवेपोरेट हो जाता है, और हवा के अंदर की गर्मी खींचने से हवा ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा हमारे कमरे में आती है। तो यहाँ पर भी इवेपोरेशन काम कर रहा है। तो हीट जो हवा के अंदर की वो पानी खींच लेता है, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में पानी के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इस वजह से उसका इवेपोरेशन होता है और हवा ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस क्या करता है? कूलिंग करता है, ठंडा करता है। हम ये भी देख सकते हैं जब गर्मी के दिनों में फर्श गर्म हो जाती है, या हमारा बैकयार्ड होता है, या हमारा आंगन होता है, तो गर्मी के दिनों में अगर थोड़ा सा ज़मीन गर्म होने पर हम अगर उसमें पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कने से वो ज़मीन ठंडी हो जाती है। या कोई चीज़ गर्म हो जाती है, उसको थोड़ा पानी लगा लो, वो ठंडी हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारी व्हीकल्स या मोटरसाइकिल जो है,
तो मोटरसाइकिल अगर हम धूप में रखें तो उसकी सीट बहुत गर्म हो जाती है, हम बैठ नहीं पाते हैं चलाने के लिए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा पानी उसको लगाना है, सीट को छिड़काव करना है, तो वो पानी क्या कर ले हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो पूरी हीट को खींच लेता है और इवेपोरेट हो जाता है और सीट का टेम्परेचर वो कम हो जाता है, तो हम आसानी से मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ सकते हैं। तो इवेपोरेशन से ही प्रोसेस से ये कूलिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। समर में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने से कॉटन के कपड़े वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्बेंट उसके अंदर वो क्वालिटी होती है कॉटन के अंदर। एब्जॉर्ब होने से वो पसीना कॉटन के अंदर का फिर इवेपोरेट होना शुरू होता है। इवेपोरेट शुरू होता है मतलब वो गर्मी को निकाल कर बाहर कर देता है और वो ठंडा हो जाता है हवा में, और इसलिए फिर हमारा टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ता है, हमको ठंडा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, तो वो चिपचिपापन लगता है, क्योंकि वो हमारे पसीने को सोख नहीं पाती, और सोख नहीं पाता है वो कपड़ा, तो हमको जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फिर बना रहता है और हमको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाती है उसके अंदर। इसलिए गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, है ना। कॉटन एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर लो। So this is the reason we should wear the cotton clothes in the summer. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? तो ये आपने देखा होगा कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े लेने से वो जो ग्लास है, ग्लास के बाहर छोटे छोटे पानी की बूंदें जमा हो जाती है, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन यही है कि अगर ग्लास के अंदर हम बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं और थोड़ी देर रखते हैं, तो उसके बाहर में छोटे छोटे पानी के बूंदे क्यों जमा होते हैं। तो जो हवा होती है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी मतलब हवा के अंदर पानी की भाप होती है और वो ठंडी हो जाती है, वो ग्लास के कंटेनर के वॉल से टकरा कर, और ठंडा होते ही पानी की भाप, वो ठंडा होते ही जो गैस है वो लिक्विड बन जाता है और पानी के ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जमा होते हैं। तो ये कारण है, इसी मतलब ये कौन सी मतलब प्रोसेस है जो गैस से लिक्विड बनने की। तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, ह्यूमिडिटी और पानी के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। तो ये हमारे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट है, हमने इसके बारे में देखा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट होने के कारण इसका कारण क्या है, तो हमने देखा है कि सॉलिड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बीच में स्पेस कम होती है, वो मूवमेंट कम करते हैं। उसका उल्टा जो गैस के अंदर जो पार्टिकल है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, और उसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होती है, और दोनों का इंटरमीडिएट होता है लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा ना कम, और स्पेस भी ना ज़्यादा ना कम, और मूवमेंट होते रहता है। तो इसी वजह से ये 3 स्टेट बने हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक स्टेट होता है प्लाज्मा, वो आपके स्टडी में अभी नहीं है, वो हायर स्टडी में देखा जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो हम जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में हमारे ये 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसको 3 स्टेट को हम देखा है कि चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर। और एक प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो एक चीज़ है जिसका नाम है ड्राई आइस।
ड्राई आइस क्या होता है, तो फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत बार वो स्वर्ग का पिक्चर दिखाते हैं या गार्डन दिखाते हैं और एक्ट्रेस लोग डांस वगैरह करते हैं, तो एकदम से बहुत सारा ऐसा बादल जैसे दिखता है, धुआं दिखता है और उसके पीछे डांस करते रहते हैं। तो वो सीन कैसे तैयार करते हैं, तो वो होता है ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस क्या है और उसको ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ड्राई आइस और ये कैसे बनता है। तो ड्राई आइस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे अपने आपको वो चित्र में दिखाया गया कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हमको कंप्रेस करना है, साथ साथ टेम्परेचर भी कम कर देना है। तो इसका टेम्परेचर कम कर देंगे और कंप्रेस करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है डायरेक्ट सॉलिड बनती है, इसका लिक्विड नहीं बनेगा। जैसे हमारा दूसरी गैस होती है उसको, जैसे हमारी पानी की भाप भी है, वेपर्स है, इसको ठंडा करने से लिक्विड और लिक्विड को ठंडा कर देंगे तो सॉलिड बनता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वैसा नहीं है, उसको कंप्रेस करना है और ठंडा करना है तो डायरेक्ट इसका सॉलिड बनेगा और वो सॉलिड को बोलते हैं ड्राई आइस। उसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है, मतलब लिक्विड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड। और वही सॉलिड हम अगर खुले हवा में रख देंगे तो वहाँ से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज़ी से निकलता है, क्योंकि वो माइनस टेम्परेचर में ये बनाया जाता है और हमारे जो रूम टेम्परेचर ये ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। तो जैसे ही सॉलिड को हम ड्राई आइस को हवा में रखते हैं तो उसके अंदर से तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाता है और पूरा बादल जैसी छा जाता है। तो ये ड्राई आइस होता है। ड्राई आइस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अबाउट द state of matter and the every objects in our surrounding it made up of some material. This material we call matter, and the matter are made up of the tiny particles, and we have seen the property of these particles. Three property we have to remember. So this is for today. Thank you.